गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज का हमारा ये टॉपिक है रेजिस्टिविटीज को शुरू करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये दो पाइप हैं, दोनों की जो मोटाई है यानी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां से अंदर पानी जाएगा, ये दोनों का सेम है। इसकी लेंथ छोटी है और ये थोड़ा सा बड़ा है, तो पानी को यहां से एक साइड से एंटर करके बाहर निकलने में कौन से पाइप में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? जाहिर है जो ज्यादा लंबा होगा वो ज्यादा रुकावट पैदा करेगा। इसका मतलब है रेजिस्टेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जिस पाइप की लेंथ ज्यादा होगी वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सिमिलरली जो जहां से करंट फ्लो करता है वायर में, अगर वायर की लेंथ ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर वायर की लेंथ कम होती है तो रेजिस्टेंस कम होगा। दूसरे फिगर की तरफ ध्यान दें तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये दो पाइप जो है दोनों की लेंथ बराबर है, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। अब दोनों से पानी जा रहा है, निकल रहा है मान लीजिए, तो कौन से पाइप से पानी जो है बड़ा आसानी से निकलेगा और कौन से में से पानी जो है थोड़ा मुश्किल से निकलेगा या जिसको रुकावट ज्यादा होगी? अब बड़े ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि जिसका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ज्यादा होगा वहां से पानी आसानी से निकलेगा। जिसका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया छोटा होगा, स्मॉल होगा, वहां पे रुकावट ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, यानी जिसका एरिया ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, वहां पे रेजिस्टेंस कम है, और जिसका एरिया कम है वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो ये दोनों इक्वेशन जो हैं नंबर 1 और नंबर 2, ये जो मैंने एग्जांपल दिया पानी के पाइप का, ये एप्लीकेबल होता है कंडक्टिंग वायर के ऊपर भी। तार अगर मोटी है तो रेजिस्टेंस कम होगा, तार आपकी पतली है तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमारे पास बनता है R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। L ये ऊपर रह गया और ये नीचे आ गया, और यहां से R इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा रो L अपॉन A। ये जो रो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, या इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब मान लेते हैं कि आपके पास जो वायर है, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब मान लेते हैं आपके पास जो वायर है उसकी लेंथ है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उसका यूनिट है यानी 1 है। तो इफ L is equal to 1 and A is equal to 1, then this equation will become R is equal to rho 1 upon 1 which is equal to rho, यानी R किसके बराबर हो गया? रो के बराबर। तो इस केस में हमने बोला कि किसी वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। कब? जब वायर की लंबाई कितनी होगी? 1 और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा? 1। तो डेफिनेशन क्या बनी? रेजिस्टिविटी, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर ऑफ दिस मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमारी डेफिनेशन बनती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर। ये रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस ही होता है वायर का। कब? जब लेंथ 1 हो और एरिया भी 1 हो। ऑफर्ड बाय द वायर ऑफ यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी है? यूनिट, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना है? यूनिट। उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस है उसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसका यूनिट की बात करते हैं तो यहां से हम इस रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालेंगे, तो इसको यहीं पे रहने दिया, बाकी इसके साथ जो अटैच है दूसरी साइड ले गए, तो आपके पास आया ये रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। रो इधर रहा, L अपॉन A इस साइड गए तो उल्टा हो गया A अपॉन L। अब ये जो R है ये रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट होता है ओहम।
एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का यूनिट होता है मीटर। तो मीटर से 1 मीटर कट गया तो हमारे पास आया ओहम मीटर। तो ओहम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसमें आप ये देख रहे हैं 2 इक्वेशंस हैं। एक है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन जो हमने पहले डिराइव की हुई है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन एम टो, जहां पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम मास है इलेक्ट्रॉन का और ई चार्ज है और टो रिलैक्सेशन टाइम है। और दूसरी इक्वेशन हमने पढ़ी थी द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, आई इज इक्वल टू एन ए वी डी डॉट ए। वी डी ए इकट्ठी एक रकम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। A area of cross section, E is the charge और N is the number of electron per unit volume। फर्स्ट इक्वेशन से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बनती है, I is equal to N A और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भर दी मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे E अपॉन M इंटू टो इंटू ए। ये इक्वेशन आ गई। अब यहां से I इज इक्वल टू हमारे पास आया एन ए, ई से ई मल्टीप्लाई हुआ ई का स्क्वायर और साथ में आया ई और ये टो डिवाइडेड बाई एम। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 3। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L और जिसके दोनों सिरों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ना V अप्लाई कर दिया है विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी। तो पॉजिटिव चार्ज यहां से फ्लो करेगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा E इस डायरेक्शन में। तो सपोज कर लेते हैं इस बैटरी की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई E। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से दिया जाता है। इस केस में हम इसी को लिखेंगे यहाँ पे E इज इक्वल टू dV यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना V है तो आप V लिखेंगे, dr लंबाई है लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ कितनी L तो आप लिखेंगे L। तो यह E इज इक्वल टू V अपॉन L। हम क्या करेंगे, ये जो E की वैल्यू है इसको लेंगे और थर्ड इक्वेशन में भर देंगे। तो हमारी थर्ड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू एन ए ई स्क्वेयर और ई की जगह लिखेंगे V अपॉन एल, V अपॉन एल इंटू टो और नीचे M। मैंने E की जगह V अपॉन एल लिख दिया। ओहम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू आई आर। ये कुछ इक्वेशंस हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। V इक्वल टू आई आर, इसका मतलब ये हुआ कि V अपॉन आई किसके बराबर हुआ, R के बराबर। I नीचे आ जाएगा तो R के बराबर। तो यहां ऐसे करते हैं इस इक्वेशन में इस I को उठा के V के नीचे रख देते हैं और बाकी का जितना भी है इसके साथ अटैच किया हुआ है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो जब ये ML नीचे था इस तरफ जाएगा तो कहां जाएगा, ML ऊपर आ जाएगा। ये N ऊपर था ये नीचे आ गया, N A E स्क्वायर टो और इधर क्या बच गया ऊपर V और उधर से नीचे आ गया I। और हमें पता है V अपॉन I किसके बराबर होता है, R के बराबर। तो मैंने इसको लिख दिया R। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, इस इक्वेशन को मैं सही तरीके से लिखता हूं, R इज इक्वल टू ML डिवाइडेड बाई N A E स्क्वायर टो। और इसी इक्वेशन को फिर से थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो आप लिखेंगे R इज इक्वल टू M N E स्क्वेयर टू L अपॉन A। ये मैंने L अपॉन A जो अलग से लिख दिया और इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया रीअरेंज करके। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो इक्वेशन ये थी।
दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करता हूं, ये ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 4 को और इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं, मान लीजिए नंबर 5 है, तो दोनों को कंपेयर करूं तो आर के बराबर बराबर इक्वल के बराबर, एल अपॉन ए, तो रो किसके बराबर आया, इस रकम के बराबर। तो मैंने यहां पे लिखा रो इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर इनटू टो। व्हाट इज दिस रो? दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी का अगर हम उल्टा कर दें, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो जब मैं उसको उल्टा करूंगा तो रेजिस्टिविटी को उल्टा, तो उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ रेजिस्टिविटी का, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 उल्टा करेंगे तो लिखेंगे 1 ओवर रो, और 1 ओवर रो को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को शो करते हैं इस सिंबल से, इसको बोलते हैं सिग्मा। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, तो जब इसको उल्टा किया तो ये भी आ गया एन ई स्क्वायर टो डिवाइडेड बाई एम। ये अभी इस क्वेश्चन में तो इस्तेमाल नहीं होगा, पर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इसको आप नोट करके लिख लीजिए कि कंडक्टिविटी जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम है। टो रिलैक्सेशन टाइम है, एम मास है, ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे देखें, अभी हमारा क्वेश्चन यहीं तक है, यहाँ तक ये जब निकल गया, यहां से पता चलता है कि किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है एन के ऊपर। देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो ये एन क्या है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए फर्स्ट पता चला रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मटेरियल। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी कंडक्टर की या किसी मटेरियल की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब है रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है द नेचर ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द कंडक्टर, जो आप कंडक्टर ले रहे हैं जिसमें से आपने करंट पास करना है, उसकी नेचर कैसी है, उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। दूसरा जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। देखिए मास कांस्टेंट है और ई चार्ज भी कांस्टेंट है, तो इसकी बात नहीं करेंगे हम, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो रो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो एन पे या टो पे, इसको रो बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो एन पे हमने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी कि एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है डिपेंड हुआ है नेचर ऑफ द कंडक्टर। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की डिपेंड करती है कंडक्टर के नेचर के ऊपर। दूसरा, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है, द फ्री टाइम जिसमें इलेक्ट्रॉन का आपस में कॉलिजन नहीं होता है। ये जो टो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर के साथ भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि कभी भी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका आपस में कॉलिजन फ्रीक्वेंटली होने शुरू हो जाएंगे और उनके बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 ओवर टो की जगह मैं अगर ये टी लिख दूं तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। देयरफॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर and it increases with the increase in the temperature and decreases with the decrease in the temperature of the conductor. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट डेंसिटी। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट डेंसिटी जो है उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल जे इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाई एरिया। और इसकी डेफिनेशन क्या हुई, द करंट डेंसिटी in a conductor at a point is defined as the amount of current flowing per unit area of the conductor around the point provided area is held normal to the direction of current। ये जो एरिया है जिसमें से करंट पास हो रहा है उसके नॉर्मल होना चाहिए।
तो सपोज कर लीजिए इसमें से करंट फ्लो कर रहा आई और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो करंट पर यूनिट एरिया जो है उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। नाउ द रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन निकालना है तो हमें पता है J किसके बराबर होता है, J करंट डेंसिटी होती है करंट अपॉन एरिया के बराबर, ये हमें पता है। एक इक्वेशन हमें पता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, वो हमने लिखा था एन ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू ए। तो हम I की वैल्यू लेते हैं और इस इक्वेशन में भर देते हैं, तो हमारे पास क्या गया, J इज इक्वल टू एन ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू ए डिवाइडेड बाई ए से ए कैंसिल हो गया। हमारे पास J की वैल्यू क्या आई, J की वैल्यू आई एन ई वी डी अपॉन ए। अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू याद होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, ई अपॉन एम इंटू टो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इस इक्वेशन को यहाँ पे भर दीजिए, तो आपके पास J की वैल्यू क्या आई, J इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई ए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ये भर दी ई अपॉन एम इंटू टो। सो हमारे पास J की वैल्यू क्या बनी, J की वैल्यू बनी एन ई इंटू ई हो गया ई का स्क्वायर, साथ में लिखा हमने टो और नीचे लिखा हमने एम और साथ में क्या है ई। देखिए क्या लिखा मैंने, एन ई स्क्वायर टो ए एम, तो एम ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो करंट डेंसिटी है आई अपॉन ए और हमें पता है आई इज इक्वल टू एन ई वी डी इंटू ए है। आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे भर दी, तो मेरे पास आया J इज इक्वल टू एन ई वी डी ए डिवाइडेड बाई ए से ए कैंसिल हो गया, हमारे पास आया एन ई वी डी। वी डी क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन है ई अपॉन एम इंटू टो। यहाँ से मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ली और इसमें भर दी, तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बनी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं J इज इक्वल टू एन ई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ये वाली मैंने सारी भर दी ई अपॉन एम इंटू टो। तो J इज इक्वल टू एन का एन आ गया, ई इंटू ई स्क्वायर आ गया, टो लिख दिया, ये ई लिख दिया और नीचे एम लिख दिया। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने अभी कंडक्टिविटी की इक्वेशन निकाली थी और उसमें मैंने बोला था कि ये इसको बोलते हैं सिग्मा। अगर मैं उस पेज को मैं फिर से आपके पास लेके आऊं तो आप समझेंगे यहाँ पे कि ये लिखा हुआ था मैंने सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर इंटू टो डिवाइडेड बाई एम। तो ये इक्वेशन और ये सेम है, ये किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर। तो यहाँ पे सिग्मा भर देंगे आप, तो आपके पास J की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू ई। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड।